कल हम लोग मीरा के पद पढ़ रहे थे। आज उसका प्रश्नोत्तर देखते हैं। पुस्तक अपने पास रख लेंगे आप, रफ भी लेकर के बैठेंगे। प्रश्नों को समझना भी है और लिखने का भी प्रयास करना है। आपकी पाठ्य पुस्तक से जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें पहला है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह है। फिर उसके बाद वह रूप कैसा है? इसमें दो प्रश्नों को एक साथ समाहित किया गया है। दो प्रश्नों को। पहली बात ये कि मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं? वो पाठ से आपको स्पष्ट है कि मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती हैं, कृष्ण को अपना पति मानती हैं और स्वयं को समर्पिता पत्नी, स्वयं को क्या मानती हैं? समर्पिता समर्पिता पत्नी मानती हैं स्वयं को, और कृष्ण को पति मानती हैं। स्वयं को समर्पिता पत्नी और कृष्ण को पति मानती हैं। फिर दूसरा प्रश्न इसी में, पहले में ही जो उसका दूसरा खंड है उसमें ये पूछा गया है कि वह जो पति का स्वरूप है वो कैसा है? तो आप कविता की पंक्ति में आपने पढ़ा था, कैसा है? जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है? सांवला स्वरूप है, और वह सांवला अत्यंत मनमोहक सांवला स्वरूप है। कृष्ण का सांवला स्वरूप माना गया है। प्रभु श्री राम का स्वरूप भी सांवला माना गया है। तो ये जो सांवला सलोना स्वरूप है, जिनके सिर पर मोरपंखी मुकुट है, वो इनके पति हैं। तो आप कहेंगे कि मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती हैं, स्वयं को समर्पिता पत्नी मानती हैं, और फिर पैराग्राफ चेंज करके आप लिखेंगे कि मीरा जिस कृष्ण को अपना पति मानती हैं उनका स्वरूप है सांवला सलोना, उनका सुंदर स्वरूप है, और सिर पर मोरपंखी मुकुट है। ये बात समझ में आई? समझ चुके हैं आप लोग? यस सर। हाँ, तो अब दूसरा प्रश्न देखें। पुस्तक लेके बैठे होंगे। दूसरा प्रश्न है, भाव
व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करें। भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करें। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि भाव और शिल्प सौंदर्य क्या है। अब जैसे इसमें पंक्ति दी गई है दूसरे का, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। आप देख सकते हैं दूसरे में जो क है उसमें है आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। और भी पंक्ति है, अब तो बेली फैल गई। तो लिखा है, आप तो भी लिख सकते हैं। अब तो या रहने दीजिए, जैसा है वैसा ही। बेली फैल गई। ये पहले आनंद मिलता था। ये राजस्थानी भाषा, राजस्थानी और पंजाबी भाषा में ये अड़ की प्रधानता होती है, आपने देखा होगा। तो ये आनंद फल होई ऐसा भी लिख सकते हैं। आपकी पुस्तक में आनंद ही लिखा हुआ है, आनंद फल होई। ये देखिए, जो काव्य सौंदर्य आपको लिखना होता है, इसके दो भाग हैं। जो क है भाव सौंदर्य, और जो ख है शिल्प सौंदर्य। आप समझे? भाव सौंदर्य में क्या होता है, कविता का जो आंतरिक पक्ष है, कविता में कवि अथवा कवयित्री जिस बात को बताना चाहते हैं वही उसका भाव होता है। जैसे आपने सेंट्रल आइडिया पढ़ी होगी, जो केंद्रीय भाव होता है, वही बात इसमें लिखना होता है। तो इन सारी बातों को कि हंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई, इसका भाव सौंदर्य क्या है। कवयित्री मीरा कहती हैं कि मैंने आंसुओं के जल से सींच सींच करके प्रेम की लता बोई है और वो लता फैल गई है, अब आनंद फल की प्राप्ति हो रही है। ये तो पूरा इसका अर्थ हो गया। आपको ये प्रयास करना होगा कि जो बातें इसमें बताई गई हैं इसको और शार्ट में करके, हाँ, कुछ ऐसे वाक्य को आप गढ़िए जिससे कि उस कम से कम शब्द में ये सारी बातें आ जाएं। क्या कहती हैं?
मैंने असह्य कष्टों को, मीरा कहती हैं कि मैंने असह्य कष्टों को झेल करके भी श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त की है। ये बात आप लिख सकते हैं। इसके समानांतर आप दूसरी बात भी लिख सकते हैं जिसमें ये भाव समाहित हों। मीरा का क्या कहना है कि असह्य दुखों को सह करके भी कृष्ण की भक्ति को मैंने अपना लिया है। यही तो बात कही है, आंसुओं के जल से सींच से, या कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत आंसू बहाए हैं। ये इसका क्या हो गया, भाव सौंदर्य हो गया। और इसमें शिल्प सौंदर्य भी है उसी प्रश्न में। क में ही भाव और शिल्प, यहां पर हम पहला ऐसे दिखाते हैं क्योंकि आपके प्रश्न में क और ख दो प्रश्न दिए हुए हैं, तो इसको ऐसे बना लिया पहला। इसको ए बी भी हम लिख सकते हैं, ए बी सी, या रोमन में एक दो लिख सकते हैं, या फिर क ख भी आप लिख सकते हैं। तो जो दूसरे का क है, इसलिए फिर यहाँ क आ रहा था तो हटा दिया हमने। भाव सौंदर्य आपने लिखा। अब शिल्प सौंदर्य में आपको क्या क्या लिखना होता है वो देखिए। शिल्प सौंदर्य में आपको ये लिखना होता है कि इसमें किन किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है। जैसे देखिए, इसमें आप अलंकारों का नाम दे देते हैं। तो आप अलंकार हेडिंग न दे करके आप लिख देंगे, देखिए यहां सींची सींची, ये जो दिख रहे हैं आप यहां लिख देंगे सींच सींच, यहां सिंगल कामा लगा देंगे, देख रहे हैं। सिंगल कामा को आप कहते हैं इकहरा आवरण चिन्ह। इकहरा आवरण चिन्ह, सिंगल इन्वर्टेड कामा। सींच सींच में पुनरुक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, अलंकार है या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। फिर दूसरे नंबर पर पंक्तियों में, किन पंक्तियों में, ये जो पंक्तियां दी गई हैं, पंक्तियों में गेयता है, पंक्तियों में गेयता है। गेयता समझ रहे हैं आप? गेयता, गेयता का मतलब समझ पा रहे हैं आप? गेयता गेयता का मतलब जिसे गाया जा सके। इसके लिए और भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, याद रखेंगे आप। पंक्तियों में संगीतात्मकता है, संगीतात्मकता है, संगीतमय पंक्तियां हैं, इसे गाया जा सकता है। और
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हुए लय के साथ इसे गाया बजाया जा सकता है। तो ऐसी पंक्तियां यदि होती है तो उसे कहा जाता है कि पंक्तियों में गेयता है, ये पंक्तियां गाई जाने के लायक हैं, गाई जा सकती हैं ये पंक्तियां। और भी आप दूसरी पंक्तियों का भी संकलन कर सकते हैं, गाए जाने लायक आप प्रयास भी कर सकते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खे वटिया सतगुरु, सत की नाव खे वटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो पंक्तियों को, मीरा की जो पंक्तियां हैं, जो पदावली में पंक्तियां लिखी गई हैं, उसमें से कुछ पंक्तियां इधर दे दी गई और बहुत सारी पंक्तियां मीरा की जो पदावली है उसमें आप पाएंगे। और उसी पदावली से लेकर के अनेक प्रकार के और पुस्तक लिखे गए हैं, संग्रह हैं, उसमें भी मिल जाएंगे। और इसके अतिरिक्त पुस्तक कहीं भी ना मिले तो संतों की टोली में जब आप जाएंगे तो उन संतों की टोली में जो बहुत पुराने लोग होंगे, वृद्ध हो चले होंगे, अभी भी उन्हें कंठस्थ होगा, याद होगी वो पंक्तियां।
हेलो स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेंट्स, खुला है इनका बच्चों का, अनम्यूट कर दें। हाँ हाँ, बस। सर एक बार और बताइए सर, बंद हो गया है। अच्छा सर कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। ठीक है, मैं फिर बता दे रहा हूँ। सर कुछ नहीं सुनाई दे रहा था सर, दिखाई भी नहीं दे रहा था। यस ये सर। डिस्कनेक्ट हो गया था, आप सुने हैं? अच्छा, कहाँ तक आप लोग सुन पाए हैं? ये इसका जो मैंने भाव सौंदर्य बताया था वो सुन पाए थे? सर पीछे का भी सर नहीं समझ में आया सर, पीछे का आप दिखाई नहीं दे रहा था, ना दूसरे भाव, किसी के दिखाई दे रहा था। वीडियो हट गया था सर अलंकार तक, सर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तक सुन हाँ पाए हैं ठीक है। तो उसके बाद पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में जहां तक आप लोगों ने सुना था, तो आपको बताया गया था कि सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आंसुअन जल, आंसू रूपी जल, प्राय इसमें योजक चिन्ह आते हैं, कभी कभी नहीं भी आता है। तो आंसुअन जल का मतलब आंसू रूपी जल, प्रेम रूपी लता, रूपक अलंकार है इसमें। यहां देखें, आनंद रूपी फल। फल। तो जब अलंकार वाले कॉलम में आप लिखेंगे तो उसमें आप लिखेंगे सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, आंसुअन जल, प्रेम बेल व आनंद फल में सांग रूपक, अंग प्रत्यंग हो। रूपक में वो बहुत सारे रूपक आने लगे क्रमवार। जैसे देखिए, जल से सिंचाई करते हैं, यहां देखिए, जल से सिंचाई करते हैं तो फल की प्राप्ति होती है। ये सीरियल वाइज चल रहा है क्रम से, यहाँ भी रूपक, यहाँ भी रूपक, यहाँ भी रूपक, लेकिन सभी रूपक में एक सीरियलिटी है, आप देख रहे हैं। तो ये क्रम से आया हुआ है, आंसू रूपी जल से सींच सींच करके प्रेम रूपी लता बोई, अब आनंद रूपी फल प्राप्त हो रहा है हर जगह रूपक। रूपक में इसको हम सांग रूपक कहते हैं, रूपक में इसे हम सांग रूपक कहते हैं। तो अब देखें, अलंकार वाले कॉलम में आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में पुनरुक्ति प्रकाश, सांग रूपक व अनुप्रास। देखिए, ब वर्ण की आवृत्ति हो जाती है लगातार, तो वहां भी वो हो जाता है। अब इसके बाद आप देखें कि प्रस्तुत पंक्तियों में वो भक्ति रस, यहाँ श्री कृष्ण से भक्ति की बात हुई है, ठीक ना। और पंक्तियों में माधुर्य गुण का समावेश है, जो मधुर कविता होती है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। यानी आपको मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें लिखनी होती हैं, देखिए एक बार फिर से समझ लें। जो भाव सौंदर्य आपको लिखना है, इसमें आपको कविता की सेंट्रल आइडिया लिखनी होती है, कवि या कवयित्री आपको बताना क्या चाहता है, ठीक। और सेकंड जो शिल्प सौंदर्य है, जो शिल्प सौंदर्य है, इसमें आपको क्या लिखना होता है, आप लिखिए भाषा, अलंकार, रस, गुण, ठीक।
और इसके बाद और गेयता हो, संगीतात्मकता हो। ये मुख्य रूप से 3-4 बातें आपको याद रखनी होंगी। तो इन पंक्तियों से ढूंढ ढूंढ करके ये लिखना होता है। तो जब भाव सौंदर्य पूछेगा तो पंक्तियों के भाव को आप लिखेंगे, जो सेंट्रल आइडिया है। शिल्प सौंदर्य पूछेगा तो सिर्फ ये। और यदि काव्य सौंदर्य पूछता है काव्य सौंदर्य पूछता है तो ये दोनों। बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। काव्य सौंदर्य में भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों हैं। शिल्प सौंदर्य पूछा जाता है तो सिर्फ इसका जिक्र करेंगे आप। भाव सौंदर्य पूछा जाता है तो सिर्फ इसकी सेंट्रल आइडिया आपको बतानी होगी। यदि काव्य सौंदर्य पूछता है तो दोनों हेडिंग लिख करके दोनों का पूरे का लिखना होगा। ये हो गया। इस प्रकार को हुआ। और गुड़ में कौन कौन सा आ सकता है? गुड़ में क्या क्या उसका प्रकार हो सकता है? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा प्रश्न किया आपने। ये गुण जो आप देख रहे हैं, फिर से यहां मैं लिख दे रहा हूं। प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण, ये 3 गुण, ठीक ना। तो प्रायः जो कबीर की पंक्तियां हैं वो प्रसाद गुण संपन्न है प्रायः। उसमें यदि गुणों को आपको समझना है तो इन तीनों गुणों के लिए आप देखिएगा, सर्च कीजिएगा, ये दिख रहा है। ये देख रहे हैं, इस पर ये काव्य सौंदर्य नाम से आप सर्च कर लीजिएगा। ये काव्य सौंदर्य से आप सर्च कीजिएगा, पूरा विस्तृत व्याख्या आपको मिल जाएगा। संक्षेप में यहाँ भी मैं बता दे रहा हूँ, इस पर आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब से। और ये देखिए, प्रायः जो शांत रस वाली कविताएं होंगी, फिर एक समस्या है कि रस आपको फिर बताना पड़ेगा, पहले से नहीं पढ़े इसलिए दिक्कत आ रही है। जो शांत रस वाली कविताएं होंगी प्रायः प्रसाद गुण संपन्न होंगी, और जो श्रृंगार रस, जिसमें प्रकृति का वर्णन हो या नायक नायिका का जहां चित्रण हो, उसमें माधुर्य गुण आ जाते हैं, ठीक है। और जहां पर वीर रस की कविताएं होती हैं वहां ओज गुण आ जाते हैं। तो वीर रस की कविता तो इसमें है नहीं, ठीक ना। तो ये कभी कभी ये दोनों गुण भी एक साथ आ जाते हैं, प्रसाद और माधुर्य, इन दोनों की मुख्य रूप से इसमें ये मधुर बात है। ये मीरा ने अपनी कोमल भावनाओं को अभिव्यक्त किया है, तो कोमल कविताओं में माधुर्य गुण का समावेश माना जाता है। तो और कोई प्रश्न आप लोगों को जो नहीं समझ में आया हो? इसके बाद से ख है, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दई
छोई, दूध की मथानी को बड़े प्रेम से बिलोई और दधी को मथ करके घी निकाल लिया और छाछ रूपी सार तत्व को छोड़ दिया। तो इसके भी देखिए दूसरे प्रश्न में लिखा हुआ है कि भाव व शिल्प सौंदर्य दोनों ही लिखना है। तो सबसे पहले इन पंक्तियों को आप लिखेंगे। परीक्षा में जब आपको लिखना होगा तो दूध की मथनियां, जैसे देखिए आप दूसरे का क था, आप लिखेंगे दूसरे का ख। ये दूध की मथनियां ऐसे आप लिखेंगे। देखिए दूध की मथनियां, या आप ऐसे ऐसे कर देंगे। और अंत की पंक्ति क्या है? छाड़ी दही छोई। छाड़ी दही छोई यहां लिखा। इसके बाद आप हेडिंग देंगे भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य में आप लिखेंगे। फिर इसके बाद शिल्प सौंदर्य, और शिल्प सौंदर्य में यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आप लिखते जाएंगे। सर बुक में तो डारी दी दही छोई लिखा है। हाँ बुक में सर डारी दही छोई लिखा है। हाँ, डारी नहीं है बेटा, डारी। र को डारी दही, हाँ वही लिखिए, देख के ही लिखिए। ये ऐसे लिखिए डारी दही, ठीक है। असल में देखिए डारी दही और छाड़ी दही, ये डारी दही और छाड़ी दही। डार देने का मतलब भी छोड़ देना, रिजेक्ट कर देना, समझ रहे हैं। और छाड़ी देने का मतलब, भोजपुरी भाषी क्षेत्र के होंगे तो आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक ना। तो डार देना और छाड़ देना दोनों की मीनिंग एक ही है। तो कहीं कहीं छाड़ी दही मिलता है और कहीं कहीं डारी दही मिलता है, तो आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। दोनों का मतलब